नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है प्राकृतिक खेती। साथ ही हम बात करेंगे जैविक खेती के बारे में भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि केमिकल फार्मिंग से हटकर हम लोग प्राकृतिक और जैविक खेती से जो फसलें आती हैं उनका उपयोग करें, साथ ही अपने आप को भी स्वस्थ रख पाएँ। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो कि CPRI में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर है जो कि शिमला में है। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मैडम, नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसके जो घटक होते हैं, इसके सेगमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? हमें यदि सरल भाषा में प्राकृतिक खेती को बताया जाए तो मैडम ये होता है कि मतलब रसायन मुक्त खेती जी, जिसके अंदर रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाए जी। और इसमें प्राकृतिक खेती को एक सरल भाषा में बोलते हैं कि ऑन फार्म बायो रिसाइकलिंग, यानी कि एक बायो रिसाइकलिंग, यानी कि अपने जो फील्ड होगा, खेत होगा, उसी के अंदर आपको सब कुछ करना है, यानी क्लोज सिस्टम है। उसी के अंदर अपना जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत बना के रखना है। उसमें चाहे सारे जो घटक हो, चाहे मृदा हो, चाहे पानी हो, चाहे मानव हो, या चाहे अपने सूक्ष्म जीवाणु हो, या पशु हो, इन सभी की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है इसके अंदर जी। जहाँ तक घटकों की बात है, इसके मुख्य तौर पे 5 घटक होते हैं, जिसमें हम बीजामृत बोलते हैं, जीवामृत बोलते हैं, और आच्छादन होता है एक, जिसको हम मल्चिंग बोलते हैं, एक वापसा होता है, और पौध संरक्षण होता है। और जहाँ तक बीजामृत की बात है, इसमें हम, क्योंकि खेती की शुरुआत, अन्न की शुरुआत बीज से होती है, और मैं किसान भाइयों को बोलना भी चाहूँगा क्योंकि बीज हमेशा अच्छा होना चाहिए। वो कोई सर्टिफाइड एजेंसी हो, कोई बढ़िया एजेंसी हो, वहाँ से ही खरीदें। मतलब बीज की पहचान के लिए भी सर्टिफाइड एजेंसीज होती हैं ताकि किसानों को परेशानी ना हो। हाँ, और वो कहीं फंसे नहीं, कहीं धोखे में नहीं आए, बहुत सारी धोखाधड़ी हो जाती है, इसलिए हमेशा किसान अच्छा बीज खरीदे। तो इसमें प्राकृतिक खेती में इसका बीज का पहला जरूरी स्टेप समझा, जो मेन सिद्धांत दिया गया कि बीज को उपचार करना है, और उपचार के लिए एक प्राकृतिक विधि है। उसको कहीं बाहर से ट्रीटमेंट नहीं करना है, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है। उनकी घर की बनाई विधि हो, जिसके अंदर कुछ नीम का अवशेष हो, कुछ उसके अंदर पल्सेज हो या काउडंग हो, इनका मिश्रण करके घोल करके एक प्रॉपर विधि है, उससे उनको बीज को उपचार करें। फिर होता है जीवामृत। ये बहुत ज़रूरी है अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊपन बनाए रखने के लिए। इसके अंदर भी वही है, उसके अंदर प्राकृतिक ही कुछ संसाधन होंगे, उसी से अपनी की मिट्टी को अपनी फर्टिलिटी बनाए रखना है, और उसमें मेनली काम होता है सूक्ष्म जीवाणु का जी। तीसरा मैंने बताया को आच्छादन, मल्चिंग। एक्चुअली क्या होता है कि आज पानी की कमी है, और बोलते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो पानी की कमी से होगा जी। इसलिए हमें पानी का प्रॉपर ध्यान देने के लिए उन्होंने क्या बोला, जितने भी अवशेष हो उससे अपने फील्ड को कवर कर दें, क्रॉप को कवर कर दें, जिससे कि पानी का इवोपोरेट नहीं हो, और पानी कंजर्व करके रखें। जो भी प्लांट का राइजोस्फीयर जोन होगा उसके अंदर पानी की पर्याप्त मात्रा में हो। और चौथा इसमें सेगमेंट बताए वापसा। इसके अंदर क्या होता है कि जीवाणु होते हैं, केचुआ होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, और वो इसके अंदर एक होल करते हैं, होल से वो अंदर जाते हैं और होल से बाहर आ जाते हैं, तो एक अपना एक रास्ता बनाते हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर पानी चला जाएगा, एक तरीके से आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं ये, और इससे पौधों को पानी भी मिलेगा और उनकी जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा, इससे प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। यहाँ एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए हम कोई रसायन डालते हैं खेतों में, तो जैसे आपने बताया कि ये जो केंचुए होते हैं एक तरह से जो पौधा है
पौधे की जड़ तक पानी हवा पहुंचाने का काम भी ये करते हैं। एक तरह से ये नेचुरल चीज़ हो गई। तो क्या ये रसायन उन केंचुए को नुकसान पहुंचाते हैं अगर मतलब रसायन डाले जाएं फसलों के? हाँ, ये आपने सही सवाल किया। जिसमें हम रासायनिक खेती करते हैं तो क्या करते हैं कि ये केंचुआ उससे दूर भागते हैं, या तो मर जाते हैं या दूर भाग जाते हैं या जमीन में नीचे तक चले जाते हैं। इसलिए फिर हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी मतलब कि ये केंचुओं को या तो रसायन से वो मर जाते हैं या फिर बहुत नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पानी है उसमें रुकावट, बाधा उत्पन्न होगी कि जड़ों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होगी। जी, ये आपका मतलब है। अब आपसे जानना चाहेंगे जी कि जो जैविक खेती होती है वो किस तरह से होती है? मैडम, ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती लगभग एक भी समान ही है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जरूरी है वो और किसानों को भी जानना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक खेती में मैंने बोला कि क्लोज सिस्टम की तरह काम करता है। जी, और हमने आपकी बात से ये भी जाना कि सिर्फ किसान ने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो वो सिर्फ बीज खरीदा है, उसके अलावा तो जो भी ट्रीटमेंट हुई बीज की और जो भी ये जो भी आपने बताया कि उसके जो ये घटक बनाए, सेगमेंट्स बनाए, वो सब मतलब कुछ भी किसान को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सब खेतों में ही उपलब्ध है। जी। लेकिन जैविक खेती में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है कि हम शुरू में निराई हो गया, गुड़ाई हो गया, प्लोइंग हो गया, हेरोइंग हो गया, ये सब कुछ ऑपरेशन करते हैं। जबकि इसमें प्राकृतिक खेती में ऐसा हम कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं। उसमें जो हमारी मिट्टी है, सोइल है, उसको वर्जिन ही रखा जाता है। जी। और दूसरा इसमें मेन सेगमेंट है कि अपन जो जैविक खेती करते हैं इसके अंदर हम बाहर से खाद भी डालते हैं, जैव, जिसको हम कंपोस्टिंग बोल दिया या हम FIM डाल दिया, और बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक हो गए, वो भी हम बाहर से लाते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सर हो, चाहे फास्फोरस सोल्यूबलाइजर हो। ये मेन बड़ा इनमें दोनों पद्धतियों में डिफरेंस है। जी। क्या सिर्फ यही अंतर है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में, या फिर कोई और भी अंतर पाए गए हैं? अभी तो मेन मुख्य तो यही अंतर है, और इसका और भी मतलब कि आप इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन कम होता है। मतलब जैविक खेती में शुरू में प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर लेवल पर माइक्रोफ्लोरा को लाना पड़ता है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं होता। इसमें जल्दी आपको वो प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जी। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि प्राकृतिक खेती में ज़मीन को तैयार करने की ज़रूरत उतनी नहीं होती है जितनी ज़रूरत जैविक खेती में होती है। तो वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ा उसका बढ़ जाता है। जी। तो हमने ये भी देखा है कि जो ये नेचुरल फार्मिंग से जो उत्पन्न हुई फसलें हैं और जैविक खेती से जो उत्पन्न हुई फसलें हैं वो थोड़ी महंगी भी आती हैं बाजार में। जी। तो एक्चुअली कारण एक तो कारण है कि इसका प्रोडक्शन कम है जी, और डिमांड ज़्यादा। आज एक ऐसा कंज्यूमर बढ़ गए हैं, ऐसा एक क्लास बन गई है जिनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। दूसरा कारण है कि इसमें लागत में भी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है शुरू में 3-5 साल में, क्योंकि उस लेवल तक उसका प्रोडक्शन नहीं होता जो केमिकल वाला है, तो इससे भी बढ़ते ही। और जैविक में एक ये कि उसका रंग, रूप, स्वाद अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली है कि उसकी डिमांड सप्लाई मतलब उसको कंज्यूमर या डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम है। मेन कारण यही है। जी। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें जैविक खेती की? जैविक खेती की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हमें मैडम इतिहास के पन्नों को टटोलना होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी और हमें बहुत सारा अन्न बाहर से निर्यात करना पड़ता था। मतलब आयात करना पड़ता था अपने देश में, और बाकी के देश अपने को निर्यात करते थे। इससे होता क्या था कि इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी भी डिस्टर्ब होती थी, क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि सब कुछ वेट कर सकता है लेकिन एग्रीकल्चर वेट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको भूख लगी है उसको रोटी खानी ही है। तो इससे क्या कि हमारी इस कमी को बाकी के जो बाहर के लोग थे वो इसका फ़ायदा उठाते थे जी। और हमें बीच में आके हमें जिस टाइम हमें खाना चाहिए, जिस टाइम हमें अन्न चाहिए, बीच में रोक देते थे जी। तो इसी बातों को ध्यान में रखते उन्होंने एक ऐसा पॉलिसी बनाई कि हमारे देश में अन्न का उत्पादन बढ़े जी। और इसका फल भी मिला। हमें 1965 के अंदर हरित क्रांति आई जी। और जिसमें हमारा बम्पर उत्पादन हुआ, भरपेट खाना मिला सभी को, और हम आत्मनिर्भर हो गए अन्न के मामले में। आत्मनिर्भर भी नहीं हुए, आज की डेट में हम बात करें तो हम चाहे गेहूँ हो, चावल हो, आलू हो,
चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, इनमें पूरी दुनिया में हमारा हर इनमें चीज़ में हमारा दूसरा नंबर आता है जी। और मिल्क के अंदर तो हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं जी जी। और यही नहीं, हम अपना जितना उत्पादन होता है उसका 10% हम निर्यात भी करते हैं जी। और हमारा जो निर्यात का सेगमेंट है उसमें हम दूसरे नंबर पे आते हैं एग्रीकल्चर में। लेकिन इसके पीछे हमें कीमत चुकानी पड़ी। कीमत क्या चुकानी पड़ी? जो भी हरित क्रांति थी इसमें हमने क्या यूज किया? संकरित बीज यूज किए, रासायनिक उर्वरक यूज किए, रासायनिक कीटनाशक हो गए, शाकनाशी हो गए या मशीनरी हो गई या अपने इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया। तो इसके नुकसान हुए, उससे हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कमज़ोर हुआ, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ी गई। तो इन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए, इन चीज़ों के समाधान निकालने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत, दूसरी पद्धति की ज़रूरत पड़ी और इसका रूप है जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो। जी। तो जैविक खेती के सिद्धांत क्या हैं? हाँ मैडम, जैविक पद्धति आज नहीं, ये बहुत पुरानी है। भारत में भी 1950 या पहले से, हरित क्रांति से पहले हम जैविक खेती करते आए हैं, चाहे वो इतनी साइंटिफिक नहीं हो। लेकिन इसका एक संस्था बन रखी है जर्मनी बर्लिन में जिसको आईफॉर्म बोलते हैं। उसने मेन उसके 4 सिद्धांत दिए हैं। पहला उन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इस खेती में। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आते हम तो मानव है और हम अपने बारे में ही सोचने लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि मानव ही नहीं, इसके जो बाकी के घटक हैं, चाहे आप मृदा हो, चाहे पशु हो, चाहे सूक्ष्म जीवाणु हो, इन सभी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा जी। दूसरा इन्होंने बोला कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र, जो ये सारे एक बहुत सारी फूड वेव बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा फूड सीरीज होती है जी। ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं। उसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं वो भी हेल्थी होना चाहिए, प्रोस्पर्स होना चाहिए जी। तीसरी बात बोली कि फेयरनेस होनी चाहिए, इसमें किसी के साथ ऐसा नहीं कोई भेदभाव हो, सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। मृदा को भी वैसे ही ट्रीट करो, प्लांट को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। हम क्या करते हैं रासायनिक खेती में, हम डायरेक्ट उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं कि पौधा ग्रोथ करे, हम मिट्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें तो उससे फायदा, पौधे से फायदा है जी। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, फेयरनेस हो, इसमें किसी के साथ बायसनेस नहीं हो और यही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। जैसे अपन कोर्ट में जाते हैं, एक लेडीज रहती है, हाथ में तराजू ले रखी है, पट्टी बांध रखी है, क्या है मतलब सब इक्वल हैं, कहीं वहाँ आपके पास बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बोला कि फेयरनेस भी होनी चाहिए। और जो चौथा प्रिंसिपल है इसमें बोला केयर सभी की करनी है। जैसे कोई बच्चा दूध मांगता है और अपनी माँ के 3 बच्चे हैं तो वो सभी को इक्वली एक गिलास दूध देगी, क्योंकि वो केयर सभी के लिए करती है, उसमें कोई बाइस नहीं है। इसलिए हमें उनका केयर भी करना है इसमें। और हमें केयर अपने लिए नहीं करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें जैसी कंडीशन में हमारी सोइल दी है या अपने जो इकोसिस्टम दिया, हम भी आने वाली पीढ़ियों को वही इकोसिस्टम दें। कहीं ऐसा ना करे कि रसायनों से पूरी जो जमीन है उसे बर्बाद करके रख दें। तो ये मेन सिद्धांत जैविक खेती के 4 मुख्य जो सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल है ये है मैडम जी। देखिए, आपने जैसे हम जानते हैं कि जो हम रसायनों का छिड़काव करते हैं वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो क्या ये जो हम प्राकृतिक जो भी यूज़ करते हैं छिड़काव के लिए फसलों को, प्राकृतिक और जो जैविक दोनों खेतियों में, तो ये भी क्या मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं, जैसे आप जैसे लोगों से ये पूछ के किया जाना चाहिए या फिर अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि जो रासायनिक खेतियों में हम देखते हैं कि किसान मतलब ऐसे ही किसानों से पूछ लेते हैं कि तुमने अपनी फसल में क्या डाला, हम भी डाल देते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप प्रॉपर किसी अथॉरिटी से पूछें कि कितना और क्या चीज़ डाली जानी चाहिए। तो मतलब ऐसा होता है, तो क्या इस खेती में भी मतलब कोई लिमिट है इस तरह की छिड़कावों की? ये किसान भाइयों के लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप किसी के कहने पे न जाएं। बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारा एक एग्रीकल्चर सिस्टम है, और टीवी में भी हम लोग एड्स देखते हैं, ये डालिए, ये डालिए, ये डालिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारे हिंदुस्तान का जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम है। हर क्रॉप के लिए, हर एरिया पे, हर फोकस एरिया है जो भी वहाँ काम करता है, तो आप वहाँ जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि इसमें, और उसमें भी चाहे रासायनिक खेती कर रहे हो वहाँ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका भी बड़े नुकसान हो जाते हैं जी, क्योंकि और उसके तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। वो हमें उसमें भी ध्यान रखना है और इसमें भी ध्यान रखना है। बिना सलाह कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे फ्री, मतलब आप टीवी, एक किसान टीवी भी चलता है, सारे DD
के भी प्रोग्राम हैं, तो आप वहाँ से सलाह लें, जो आपको एक्सपर्ट बताएं उन्हीं के बारे में। आप वो भेड़ चाल वाला काम नहीं करना इसमें। जी जी। क्या जैसे किसानों को कोई समस्या, जैसे अभी हमने यही बात की कि कितना छिड़काव करना है, कितनी दवा डालनी है, कितना स्प्रे इस्तेमाल करना है, तो अगर इन्हीं सब बातों को लेकर कोई समस्या किसानों को आती है तो क्या आपके इंस्टीट्यूट का कोई हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है जहां पर जो किसान है वो अपनी जो क्वेरीज है उनका निवारण कर सकता है, या फिर कोई दूसरा वे भी है, दूसरा कोई अलग रास्ता भी है जिससे किसान अपनी समस्याओं को सुलझा सके? हाँ मैडम, हमारे जितने भी ICAR के इंस्टीट्यूट है वहाँ सभी पे कॉल सेंटर है। आप वहाँ जाके किसान भाई वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आपका जितना भी एग्रीकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी, जो जैसे हिमाचल में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ जाके भी आप परामर्श ले सकते हैं। वहाँ के नंबर भी हैं, वहाँ एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, ये दिन रात यही काम करते हैं। और बहुत सारे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्पेशल इंस्टीट्यूट भी है, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग पे, जो गाजियाबाद में स्थित है। किसान भाई वहाँ भी जाके, वहाँ सारे वहाँ वर्कशॉप भी होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग भी होती है, वहाँ जाके इसके बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं जी। तो क्या ये जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं ये इंटरनेट पे, गूगल पे अवेलेबल हैं? हाँ, ये इनकी सारी वेबसाइट पे उपलब्ध है जी। तो हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आप गूगल से भी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं किसानों के लिए, वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ ही हम एक हेल्पलाइन नंबर आपको बताना चाहेंगे, 0177 2625 ये भी एक हेल्पलाइन नंबर है। जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं, अपनी जो समस्याएं हैं फसलों से संबंधित, वो जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो मिट्टी है, क्या उसकी टेस्टिंग ज़रूरी होती है जब भी हम लोग खेती करते हैं, खेती करने से पहले, ताकि हम ये जान सकें कि खेती के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो मिट्टी में कम या ज़्यादा हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है मैडम। इसके लिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी चलाई है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जी। जो भी सॉइल है उसके अंदर कितना देना है और कितना है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन खेती करने से पहले ही लेनी चाहिए। और आजकल हर जगह सॉइल टेस्टिंग लैब बनी हुई है, उसमें चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, मेजर न्यूट्रिएंट हो, सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन कितना हो, उसका पीएच कितना हो, इससी कितना हो, इसका सारा रिपोर्ट कार्ड आपको लेके वो दे देंगे। और आपको हर बार जब भी क्रॉप लगाएं आपको ये टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी बेस पे आप अगले वाले कितना आपको फर्टिलाइज़र डालना है उसी हिसाब से डालें। ऐसे नहीं कि 1 कट्टा यूरिया डाल दिया, 5 कट्टा यूरिया डाल दिया, DAP डाल दिया, ऐसे नहीं डालना है। आपको पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए और कितना रिकमेंडेड है, क्योंकि पर्टिकुलर क्रॉप होती है, वो हर का अपना अपना चॉइस होता है, उसी के हिसाब से इनका आप यूज करें। जी देखिए, जो भी मार्केट में जैसे डिमांड होती है किसी भी फल सब्ज़ी की, तो किसान क्या देखेगा? किसान यही देखेगा कि हाँ, ये रसायन का मैं छिड़काव कर लेता हूँ, मेरी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी और जल्दी मार्केट में आ जाएगी। तो आपका क्या मानना है कि ऐसा करके किसान जो बाकी लोग हैं उनको वो क्या खिला रहा है? नहीं, ये गलत पद्धति है, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। और ऐसा करते भी नहीं है मोस्टली, बहुत ही कम लोग हैं जो ये रूल फॉलो करते हैं जी। और इसमें क्योंकि इससे नुकसान सभी का होता है, किसान का भी नुकसान होता है और कंज्यूमर का भी नुकसान होता है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस है इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए दोनों तरफ से जी। किसान जो है वो हमने सुना है कंपोस्टिंग या कंपोस्ट बनाना, तो ये किस तरह से कंपोस्ट बनते हैं? सबसे पहले तो यही कि कंपोस्ट होता क्या है? ओके, ये बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कंपोस्टिंग चाहे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो या बाकी की आप कोई सी भी पद्धति अपना रहे हो, चाहे रासायनिक भी खेती करना हो, तो कंपोस्ट ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपकी क्रॉप उसी पे होगी, क्योंकि इसमें माइक्रोफ्लोरा है, वो उसी पे एनरिच होंगे, उनका नंबर उसी से बढ़ेगा। तो होता क्या है कि हमारे खेत में बहुत सारा अवशेष बच जाते हैं, जानवरों के अवशेष बच जाते हैं, या अपन किचन गार्डन या किचन में काम करते हैं वहाँ के भी बहुत अवशेष बच जाते हैं, और किसान भाई क्या करते हैं, उनको जला देते हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, जमीन को भी नुकसान होता है। अब देखिए, पराली जब जलती है तो उसका स्मॉग कहाँ तक ट्रेवल करता है। तो आपने देखा ही होगा कि क्या कंडीशन हो जाती है। तो इसका बड़ा साधन, बड़ा सा सरल सा उपाय है, हम उसका कंपोस्ट बना लें। कंपोस्ट एक खाद ही है, उसमें क्या होता है
क्योंकि हमें कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसे माइक्रोफ्लोरा होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं और वो अवेलेबल है डिकम्पोजर के नाम से, पूसा डिकम्पोजर के नाम से आते हैं, और भी दूसरे नामों से भी बहुत सारे डिकम्पोजर मिल जाते हैं। आप उनको इकट्ठा कीजिए, उनमें प्रॉपर मॉइस्चर रखिए और उनको डिकम्पोजर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसकी भी सरल सी विधि है। और फिर आप उसमें अपना जो भी इकट्ठा किया उसमें डालते रहिए, उसमें वो आपका क्या होगा, उसमें उसकी खाद बन जाएगी, उसकी एक न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी, उससे आपकी सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे और जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो भी बच जाएंगे। ये हो गया कंपोस्टिंग मैडम जी। अब देखिए, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो आप पराली जलाते हैं उसको जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उससे एक खाद बना सकते हैं। तो यही प्रार्थना है कि पराली ना जला के उसका आप कंपोस्टिंग कीजिए और उसकी खाद बनाइए, बजाय इसके कि पर्यावरण को नुकसान करने के, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर साहब, जो ये मार्केटिंग है हमारे, ये जो जैविक और प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो इनसे जो उत्पन्न फसलें हैं उसकी मार्केटिंग के लिए क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि किसानों को भी लाभ हो उससे? जहाँ तक इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की मार्केटिंग की ज़रूरत है मैडम, ये किसान को अपने खुद के लेवल से शुरुआत करनी है जी, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ कौन सा प्रोड्यूस उत्पन्न करना है। जैसे शिमला के आसपास है तो सब्जी पैदा करेगा, बड़ी सिटी के पास है सब्जी करेगा, दूर होगा जैसे अभी राजस्थान का कहीं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर है, वहाँ दूर बैठा है तो वो क्या करेगा, वो मिलेट्स प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ये पहले से फार्मर को डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा प्रोड्यूस उत्पन्न करना है जी। और उसके लिए क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में छोटे छोटे फार्मर है, 85% से लगभग तो छोटे ही फार्मर है जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम है जी जी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, करना उनके लिए बड़ा आसान है लेकिन मार्केटिंग उनके लिए बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या हो, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लें जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हेल्प कर रही है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FPO बोलते हैं, वो बना लें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लें। तो सबसे पहले एक अपना बड़ा नंबर बना लें जी। और फिर क्या करें, वो उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि शुरू में क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा उसका आपको प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा उसकी, जैसे ऑर्गेनिक इंडिया के नाम से चलता है और बहुत सारी एजेंसी है जो इसको सर्टिफाइड करती है। और ये प्रोडक्शन लेवल पे हो या प्रोसेसिंग पे लेवल पे हो या आप स्टोरेज लेवल पे हो या पैकेजिंग लेवल पे हो, सभी जगह इसका स्टैंडर्डाइज या प्रमाणीकरण किया जाता है जी। तो आपको वहाँ उसको प्रमाणीकरण करना है, बहुत सारी एजेंसी हैं उसके थ्रू। और फिर ये कर सकते हैं कि या तो आप आउटलेट खोल लें, बहुत सारे आउटलेट्स खुल रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, आप वहाँ जाके उसको अपने प्रोड्यूस को बेचें, या बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ के थ्रू भी वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और ऑनलाइन ट्रेडिंग भी चल रही है, उसके थ्रू भी आप अपने उसके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाए गए क्या कोई प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हैं अपने? हाँ, ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जी। तो क्या किसानों की जागरूकता के लिए भी कोई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि किसान जो है ये रासायनिक खेती से थोड़ा सा हटकर प्राकृतिक और जैविक खेती में भी अपना कदम बढ़ा सके? हाँ मैडम, मैं ये आपको बताना चाहूँगा क्योंकि भारत सरकार के भी चल रहे हैं और अपने हिमाचल गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं जी। जैसे भारत सरकार का परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है जी। उसके अंदर एक इसके नेचुरल फार्मिंग का भी प्रोग्राम चल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी प्रोग्राम चल रहा है जी। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपना एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे PK3 बोलते हैं उसके PK3 हाँ PK3 तो उसके थ्रू आप वो केवल आपको गाइडेंस भी नहीं देते हैं, वो बहुत सारी इनपुट सब्सिडी भी देते हैं, क्योंकि 2-3 साल इसमें कम प्रोड्यूस होता है तो उसके पे भी वो पर हेक्टेयर के हिसाब से, पर किसान के हिसाब से आपको कुछ मुआवजा भी देते हैं, सब्सिडी भी देते हैं, आपके जो इनपुट खरीद रहे हो आप उन पे भी वो सब्सिडी देते हैं। इसलिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी गवर्नमेंट चला रही है। क्या इसमें ज़मीन को तैयार करने के लिए भी कुछ मुआवजा मिलता है? हाँ, जमीन को मुआवजा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कम होगा जी, तो क्योंकि आपने बताया ना पहले कल्टीवेशन के लिए भी हाँ, मतलब पहले लागत पहले लागत जो बढ़ रही है उसके लिए हाँ बिल्कुल अब सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उसमें जी। तो क्या क्या संभावनाएं हैं आगे चलकर प्राकृतिक खेती की? प्राकृतिक खेती की संभावना बहुत है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा इनके रासायनिक खेती से स्वास्थ्य पे बहुत भारी प्रभाव पड़ा है। आप पंजाब में एक बार देखिए, वहाँ कैंसर ट्रेन नाम से चलती है जो मतलब बहुत सारे
उसमें इतने कैंसर पेशेंट होते हैं कि उसको नाम, ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन पड़ गया है। और बाकी के आप जितना भी रेजिडुअल एनालिसिस करें उनमें बहुत ही ज़्यादा आपका कीटनाशक आ रहे हैं। कई बार हमारे एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है, कहीं हमारा प्रोडक्ट रिटर्न कर जाते हैं बाहरी देश, क्योंकि मतलब उसमें आपका डॉक्टर साहब आपने कीटनाशक इतने ज़्यादा है। मतलब आपने हमें बताया कि इसकी संभावनाएं आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं ताकि लोग भी स्वस्थ रहें। डॉक्टर धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान बागवान भाई बहनों को आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, ज़रूर आपने लाभ उठाया होगा। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।